नमस्कार दोस्तों। आपके यूपीएससी का एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे एलिमिनेशन टेक्निक्स पे। वो आपको ऐसा बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप इन टेक्निक्स का यूज करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और ऐसा दिखाएंगे कि ये सब यूपीएससी में हर बार हो रहा है एंड यू आर मिसिंग ऑन दीज कोड्स दीज पैटर्न्स, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि नॉलेज आपके काम नहीं आएगा, ये टेक्निक्स आपके काम आएंगी ज्यादा, पर ऐसा नहीं होता है। नॉलेज ऑलवेज हैव अ प्राइमरी रोल। कोई भी टेक्निक हो, एवरी टेक्निक हैव शॉर्टकमिंग्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में टेक्निक्स नहीं लगेंगी। वो तभी लगेंगे जब आपके पास नॉलेज हो। टेक्निक्स का मतलब ये है कि जो अप्लाई हो सके ऑन ए लार्जर स्केल ऑफ क्वेश्चंस, कि 90% क्वेश्चंस में वो टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, तब तो माना जाएगा कि वो टेक्निक्स काम करती हैं या इनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जो सालों साल से काम करती आ रही हैं, उनको आज हम समझेंगे। तो ऐसे मैंने 5 मेजर टेक्निक्स को आइडेंटिफाई किया है जो हमेशा काम करती हैं, जिनका एक लॉजिकल बैकग्राउंड है, जो कि फेक एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं है। अब उसको स्टार्ट करने के पहले भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। तो कोई भी जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है, इसके काम करने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नॉलेज बेस आपका होना चाहिए। अब जो ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, इनके हिसाब से अगर माना जाए तो कोई भी इनकी टेक्निक्स को समझ ले, रट ले, उसका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है कि अभी वो आपको पढ़ने पे फोकस ना करके ये बोल रहे हैं कि आप इन सब टेक्निक्स को सीख लो, हमारे वीडियोस देख लो 5-5 बार, और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो कि सही नहीं, जो कि सत्य नहीं है। वो आपका ज्यादा नुकसान करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग यू अ फेवर। तो अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स जो कि सालों साल से चली आ रही हैं, सालों साल से अप्लाई हो रही हैं, इवन इन 2023 जब बहुत सारी टेक्निक्स नहीं लगी थी, तब भी ये सारी टेक्निक्स लगी हैं उस साल भी। उसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा लॉजिकल रीजनिंग के साथ। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, पहले समझते हैं कि क्या क्या 3 चीजें ऐसी हैं जो जरूरी है आपके पास होना, जिसके बाद ही आप इन टेक्निक्स का यूज कर पाओगे। तो एक तो हो गया नॉलेज बेस। आपका नॉलेज बेस ठीक ठाक होना चाहिए। विदाउट हैविंग अ गुड नॉलेज बेस आप कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपका माइंड इतना इवॉल्व ही नहीं है कि आप कोई टेक्निक अप्लाई कर पाओ। तो इसलिए एक ब्रॉड नॉलेज बेस आपका होना चाहिए एज पर द सिलेबस ऑफ योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि जो ये 4-5 टेक्निक्स हैं जो आपको बताऊंगा मैं कि कैसे उनको यूज करना है, इन सारे टेक्निक्स को आपको कई बार एक साथ यूज करना पड़ेगा, कई बार कंबाइन करना पड़ेगा डिफरेंट टेक्निक्स को, जिससे कि आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। कई बार क्या होता है कि टेक्निक्स आपको कुछ और लगानी है और आपने लगा कुछ और दिया। ये सब होता है जब आपका नॉलेज बेस ठीक ठाक नहीं होता है। सो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे मल्टीपल एलिमिनेशन टेक्निक्स जो हैं उनको हमें यूज करना है, और किस टेक्निक को प्रायोरिटाइज करना है वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। और वो आपको तभी आएगा जब आपका नॉलेज बेस ठीक ठाक होगा। तो ये दूसरा चीज है। थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए, वो है कॉमन सेंस और अटेंशन टू डिटेल्स। सो कॉमन सेंस एंड अटेंशन टू डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके थ्रू ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर आपके पास नॉलेज बेस है और जो मैं अभी 5 टेक्निक्स बताऊंगा उनके बारे में आपको ठीक ठाक पता है, साथ में उनको आप समझते हो कि कैसे यूज करना है हमें, अगर कोई क्वेश्चन डिमांड करता है कि 2-3 टेक्निक्स को हम यूज करें, उनकी समझ आपने डेवलप की है, देन लास्ट वन, कॉमन सेंस और अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए। कि अगर कोई कॉमन सेंस से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो आपको आना चाहिए वो चीज। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी फोकस्ड, जिससे कि कोई भी जो कीवर्ड है वो मिस आपसे ना हो, और आप उसके थ्रू राइट ऑप्शन तक पहुंच पाओ। तो ये जो 3 चीजें हैं, जब ये कंबाइंड होंगी तब जाके आप एलिमिनेशन टेक्निक्स का सही तरीके से यूज कर पाओगे और राइट ऑप्शन तक पहुंच पाओगे, जो कि रिक्वायर्ड है इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो इन सारी टेक्निक्स को समझते हैं थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स। और इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% टाइम अप्लाई ही होता है, बट ये टेक्निक्स आपकी अप्लाई होंगी 80 to 90% ऑफ टाइम। अब ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इन टेक्निक्स को लिस्ट डाउन किया है। ऐसा नहीं कि मैंने 4 क्वेश्चन कहीं से उठा लिया और उसके बेसिस पे कोई टेक्निक बना दी। ये टेक्निक्स वेल नोन है और हर बार अप्लाई होती हैं। इवन आप टॉपर से भी पूछ सकते हो, दे हैव अप्लाइड दीज टेक्निक्स, एवरीबडी हैज अप्लाइड दीज टेक्निक्स। इन टेक्निक्स की वजह से ही मेरा प्रीलिम्स 3 बार निकला है, और उसमें भी मेरे प्रीलिम्स के कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ज्यादा आए हैं हर बार ही। सो यू कैन ट्रस्ट मी कि ये टेक्निक्स काम करती हैं, प्रोवाइडेड ये तीनों चीजें आपके पास हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे हम। पहला क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, देन 50-50 रूल, देन प्रोबेबल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, देन फोर्थ वन इज एक्सट्रीम वर्ड्स स्टेटमेंट रूल, एंड द फिफ्थ वन इज कॉमन सेंस स्लैश अटेंशन टू डिटेल्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फ्रॉम देयर यू विल गेट a lot of insights। सो स्टार्ट करते हैं पहले से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट में आते हैं, जहां पे क्या होता है कि अगर
किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, स्पेशली ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, अगर उसके एप्लीकेशन की बात की गई है तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एप्लीकेशंस आर करेक्ट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी कभी भी डाउटफुल वाला काम नहीं करती है, वो कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी चाहती है कि वो फैक्चुअली करेक्ट रहे। तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हर साल 6 महीने में बढ़ते रहते हैं, अलग अलग एरियाज में उसके एप्लीकेशंस बढ़ते रहते हैं। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी है तो हेल्थ में भी हो सकता है, डिजाइन में भी हो सकता है, सेफ्टी में भी हो सकता है, इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। तो उसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे एरियाज में हो सकते हैं और वो एवर इंक्रीजिंग है। तो जब वहां पे ऑप्शन देता है किसी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में तो वहां पे यूपीएससी वही ऑप्शंस रखता है जो ऑलरेडी इन यूज है, यानी कि जिन पे वो ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, जहां पे वो ऑलरेडी काम कर रहा है। तो इसलिए नॉर्मली सारे ऑप्शंस ही सही होते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये हो गए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इनको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ये 2020 में क्वेश्चन आया था एआई के ऊपर। अब इसमें एप्लीकेशन की बात की गई है कि क्या क्या ये कर सकते हैं, क्या क्या इनका फायदा है। तो ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, create meaningful short stories and song, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy। तो इसमें हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द चीजें आपको पता ना हो, बट क्योंकि ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है सो इट इज पॉसिबल कि एआई ये सारी चीजें कर पाए। 2020 में तो एआई उतना ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं था, अभी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है सिंस 2024 जब से चैट जीपीटी आया है। बट अगर ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है तो सारे एप्लीकेशन इसके होंगे। यूपीएससी वही ऑप्शन इसमें रखेगा जो ऑलरेडी प्रूवन है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रखेगा जो प्रूवन नहीं है अभी, बट हो सकता है कि या तो 1-2 महीने में वहां पे एप्लीकेबल हो जाए या फिर एप्लीकेशन ऑलरेडी हो रहा है कहीं ना कहीं पे किसी न किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बट यूपीएससी को नहीं पता है। सो इसलिए ऐसे ऑप्शन यूपीएससी रखता ही नहीं है जो प्रूवन ना हो। सो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो गया, जो भी सारे काम है ये करती है एआई। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम 2024 का। अब इसमें भी देखोगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजल्स यूज। सो हाइड्रोजल एक प्रोडक्ट है और उसके एप्लीकेशन की बात की गई है कि डायपर्स में, सैनिटरी प्रोडक्ट में, देन वुंड ड्रेसिंग, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी। तो यहाँ पे भी देखो क्योंकि एक एप्लीकेशन की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात हो रही है, इसलिए सारे ऑप्शंस सही पे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है 2023 में, जबकि ये माना गया था कि ये सारी जो टेक्निक्स हैं, जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, वो काम नहीं आई 2023 में। उसके बाद भी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे जो ये ऑल टाइम फेवरेट टेक्निक्स हैं विच आर बैक्ड बाई लॉजिक, कि कैसे उनको 2023 में भी अप्लाई किया गया था। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, आप इनको पढ़ लेना पॉज करके और देखिए कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे भी फंक्शन की बात कर रहा है, यानी कि एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे भी एक्सेलेरोमीटर यानी कि एक टेक्नोलॉजी है, इस पे फंक्शन की बात कर रहा है, तो यानी कि एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो इन तीनों चीजों में ही इनका एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस सही हैं। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट टेक्निक, यानी कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्पेशली साइंस एंड टेक में और आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। अभी जब हम मल्टीपल टेक्निक्स का यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि कैसे अगर कोई स्टेटमेंट एप्लीकेशन की बात करता है तो नॉर्मली वो सही होता है। अगर 3 स्टेटमेंट पूछे गए हैं और उसमें से 2 स्टेटमेंट बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो वो दोनों तो सही ही होंगे। तो ये हो गया आपका पहला टेक्निक विच इज एप्लीकेशन बेस्ड एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट 50-50 रूल। अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, बट हम मार्क नहीं कर पाते हैं, मार्क हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं। तो वहां पे ये 50-50 रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप कंफ्यूज हो किसी 2 ऑप्शन में, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और बचे हुए 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन पे टिक करना ही करना है। यू कुड नॉट लीव इट टू द फेट, क्योंकि 2 ऑप्शन में आपको चॉइस मिल रही है, इसका मतलब है कि 50% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। सो अगर आप यहाँ पे टिक करते हो किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन में जो कि आपको सही लग रहा है, सो आपके सही होने के चांसेस वहां बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस रूल में आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही करना है जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन भी बचे हैं आपके पास, 2 आपने अपनी नॉलेज की बेस पे ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे तो वहां पे आपको जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है उस पर टिक करके आप आगे बढ़ो। अब इसके भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2024 का क्वेश्चन है ये। दे यूज रेडियोएक्टिव डीके टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, देन दे आर यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट एंड रिमोट अनमैन्ड लोकेशंस, देन दे आर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो यहाँ पे आपको 2 टेक्निक यूज करनी है, दोनों में से किसी भी टेक्निक का यूज करोगे आप तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अब देखिए क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी है
इसके यूज की बात की जा रही है। तो यूज यानी कि एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए यूज एंड यूज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं अगर एप्लीकेशन की बात हो रही है तो उन ऑप्शंस को आपको सही मानना है। सपोज करो कि आपको ये टेक्निक नहीं आती है, तो दूसरे पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक की बात की गई है। तो नॉर्मली जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं दे आर रन बाय फॉसल फ्यूल्स एंड रेडियो एक्टिव एंड रेडियो आइसोटोप की बात की गई है। तो ये भी एक हिंट है आपको कि ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है क्योंकि इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू जनरेट होती है, जो कि एक अनसस्टेनेबल नॉन रिन्यूएबल प्रोसेस है। तो अगर आपको ये बात भी पता है, ये कॉमन सेंस भी आपको है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो अगर आपने जैसे इसको एलिमिनेट किया ऑप्शन 3 को, वैसे ही आपके ये 3 ऑप्शन हट गए और सिर्फ ये ऑप्शन बचा। अगर आपको ये वहां पे ख्याल नहीं आया, आपको सिर्फ पहला ही पता है कि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में नॉर्मली सारे एप्लीकेशन सही होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको 2 ऑप्शन बच जाते हैं, ए एंड डी। या तो 1-2 होगा या फिर 1-2-3 होगा। फिर इसके बाद आपको 50-50 रूल का यूज करके जो भी आपको सही लगता है वहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपका सही हो गया तो आपके 2 नंबर जुड़ जाएंगे, अगर आपका गलत होता है तो भी 0.67 मार्क्स आपके माइनस होंगे। सो यहाँ पे आपको चांस लेना पड़ेगा यूजिंग द 50-50 रूल। पर अगर आपने दोनों टेक्निक से यूज कर लिया तो ये क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे टेक्निक्स 10 साल पहले यूज होते थे। ये एक रीसेंट एग्जांपल है, तो आप देख सकते हो कि दीज टेक्निक्स आर यूजेबल इवन इन द रीसेंट पास्ट। सो आप इन पे भरोसा कर सकते हो। ये लॉजिकल भी है कि अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं यूजिंग योर नॉलेज, तो वहां पे आपको चांस लेना पड़ेगा क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी फेवर में है। तो दैट इज द लॉजिक हियर। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स समटाइम्स सीन इन न्यूज वर्सेस कॉन्टेक्स्ट या टॉपिक। जो टर्म दिए गए हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में थे, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो यहाँ पे सवाल है। तो यहाँ पे भी आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है। 50-50 जो रूल है ये आपको लगाना है यहाँ पे। तो समझते हैं पहले। तो देखिए जो आपका कॉमन सेंस है, जो आपका नॉलेज है, मैंने बोला था कि 3 चीज आपको चाहिए होगा। एक तो आपके पास ठीक ठाक नॉलेज बेस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े नहीं और अचानक से आपको लग रहा है कि इन टेक्निक्स का यूज करके आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास नॉलेज बेस होना चाहिए ठीक ठाक। एंड देन आपके पास जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जो ऑल वेदर टेक्निक्स हैं, उनका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड उसके साथ आपके पास कॉमन सेंस एंड अटेंशन टू डिटेल्स भी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें रहेंगी आपके पास, ओनली देन यू विल रीच टू द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये हम सभी न्यूज में देखते हैं, तो ये कॉमन सेंस से आप पता कर लोगे कि भैया हाँ ठीक है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है। ये टॉपिक हमेशा ही न्यूज में रहता है कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड है। तो आप यहाँ पे ये मान सकते हो कि ये सही है, ठीक है। ये क्रिस्पर कैश 9 ये जीन एडिटिंग के लिए न्यूज में रहता है, तो ये भी आपको पता रहेगा अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है चीजों की। तो जैसे ही आपका ये दोनों ऑप्शन सही हुआ और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ ये एक ऑप्शन बचता है, बी ओनली। तो यहाँ पे आपको 50-50 रूल का भी यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि आपको ये पता था कि 2 तो सही है और 3 ये गलत है। तो जैसे ही आपने लगाया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 है और 3 नहीं है, तो देखिए 3 यहाँ पे हर जगह है, फर्स्ट में भी है, फोर्थ में भी है, थर्ड में भी है। यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 नहीं है, यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो कि गलत है ऑप्शन, वो नहीं है। तो इसका मतलब है ओनली बी सही होगा। तो अगर आपको सिर्फ क्रिस्पर के बारे में पता होता है तब भी ये सवाल आप सही कर ले जाते। तो ये है एलिमिनेशन टेक्निक का फायदा कि अगर आपने सही दिमाग लगाया वहां पे, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ही चाहिए सही होने के लिए, जिसके थ्रू आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। यू डोंट नीड टू अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक्स इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में ही अप्लाई करना है। तो आजकल के लोगों के साथ यही है कि वो शॉर्टकट चाहते हैं। दे वांट टू अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक्स इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, जो कि सही नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है अपने नॉलेज को। आपने अभी तक जो पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करना है। यू हैव टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यूजिंग योर नॉलेज। आपको हेल्प लेना है इन टेक्निक्स का। ओनली व्हेन यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द टॉपिक, अबाउट द क्वेश्चन, ओनली देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स। तभी ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी। तो जो बेस है, जो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी यूजिंग योर नॉलेज, नॉट द टेक्निक। टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है, सिर्फ टेक्निक से यूज करके आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द टेक्निक्स बट नॉट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द टेक्निक्स। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइफ हाई पे क्वेश्चन आया था, तो किसी को अगर लाइफ हाई का फुल फॉर्म पता होगा तो भी ये क्वेश्चन वो सही कर लेगा। अब जो रिसेंटली वाला मैं एग्जांपल दे रहा था वो भी ये क्वेश्चन सही कर लेगा। अब लाइफ हाई का फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। जैसे ही आपने देखा कि ये लाइफाई की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे भी एप्लीकेशन की बात हो रही है। सो जैसा कि मैंने कहा कि एप्लीकेशन नॉर्मली सही होता है। अब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप होगी तो उसका काम क्या होगा?
टू इम्प्रूव थिंग्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे अगर लो स्पीड कर देता तो ये स्टेटमेंट गलत आता। तो इसीलिए जरूरी है कि आपके पास कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि कोई टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी डेवलप्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन, फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या थी? लो स्पीड डेटा ट्रांसफर। तो लाइफ हाई टेक्नोलॉजी आई, उसका काम क्या हुआ कि डेटा ट्रांसफर जो है उसको तेज किया जा सके, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो अगर आपने कॉमन सेंस लगाया एंड साथ में ही आपको बेसिक नॉलेज है कि लाइफ हाई का फुल फॉर्म क्या होता है, इवन विद दैट नॉलेज यू कैन mark this statement as right one. Then second option है, it is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जो कि रिसेंटली डेवलप की गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले टेक्नोलॉजी है उससे बेहतर बनाने का प्रयास किया गया होगा जिससे कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। सो ऑब्वियसली ये उससे बेटर काम करनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें आपको पता है, जो आपने नॉलेज बेस का यूज किया, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है, विच इज ऑप्शन सी। आप सपोज करिए इसमें से आपको ये नहीं पता है, दूसरा ऑप्शन आप में आप कंफ्यूज हो, सिर्फ आपको ये पता है या फिर आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट को सही इन्फर किया यूजिंग द टेक्निक्स दैट आई हैव गिवन टू यू, तब भी आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन कौन से हैं? या तो वन ओनली या बोथ वन एंड टू। ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ओनली टू एलिमिनेट हो गया एंड नीदर वन नॉर टू एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एक तो सही है, आपने ये कंफर्म कर लिया। अब इस सिचुएशन में आप 50-50 का यूज कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे इन दोनों में किसी एक पे आपको ट्रिक करना पड़ेगा। सो अब भी आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन राइट वो इंक्रीज हो जाता है, वो इनहांस हो जाता है। सो इस तरह से आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाई नैनो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ क्या एप्लीकेशन की बात कर रही है? देन नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। यहाँ पे भी एप्लीकेशन की बात हो रही है, और सपोज करिए कि ये एप्लीकेशन आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपको एक ही पता है, तब भी आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो वन ओनली एंड वन एंड टू। यहाँ पे दो में से एक अगर आप चूज करोगे तब भी आपके 50% चांस हो जाते हैं सही होने के। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन की बात की गई है नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर ये स्टेटमेंट होता, सपोज करिए ओनली नैनो टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, अगर ये स्टेटमेंट होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ओनली आ गया। ओनली इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अभी इस एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में भी हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सो क्योंकि यहाँ पे लार्जली लिखा है यानी कि एक प्रोबेबल स्टेटमेंट है, तो आप देख रहे हो कि आगे आने वाले जो अपने टूल्स हैं एलिमिनेशन के, उनको अगर कंबाइन कर रहे हो तब भी आपका ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। इन दोनों का यूज करके यू कैन रीच टू राइट ऑप्शन विदाउट एनी डाउट। बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपका दिमाग वहां पे काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोबेबल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें तो एग्जांपल यही हो गया क्योंकि यहाँ पे लार्जली लिखा गया है। सो लार्जली इज अ probable statement. It is not defining exactly. It is not saying nanotechnology will never be used to contribute to gene therapy. Another is दूसरा वाला extreme कि ओनली नैनो टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू जीन थेरेपी, तो दोनों ही सही नहीं होंगे। सो क्योंकि यहाँ पे लार्जली लिखा है जो कि एक प्रोबेबल स्टेटमेंट है, सो उस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब इस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका बेसिक ये है कि अगर कहीं प्रोबेबल स्टेटमेंट दिए गए हैं तो वो नॉर्मली सही होंगे। अगर प्रोबेबल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगर प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली सही होते हैं क्योंकि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, स्पेशली सोशल साइंस में। वहां पे अगर प्रोबेबिलिटी की बात की गई है तो नॉर्मली वो प्रोबेबिलिटी सही होती है या किसी न किसी एस्पेक्ट में सही होगी। तो यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट देता है जो कि सही ऑप्शन हो, क्योंकि हो सकता है किसी अलग डायमेंशन में, किसी अलग पर्सपेक्टिव से वो ऑप्शन सही हो जाए, इवन दो इन जनरल वो सही ना हो। तो यूपीएससी वो रिस्क नहीं लेती है। तो जब भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है जिसमें प्रोबेबल स्टेटमेंट होते हैं तो नॉर्मली वो स्टेटमेंट सही ही होते हैं। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ये 2023 का एग्जांपल है। समझिए आप 2023 में बहुत ही कम यूज हुआ था क्या आपका एलिमिनेशन टेक्निक, बट उसके बाद भी अगर आप ये टेक्निक लगाते हो यहाँ पे प्रोबेबल स्टेटमेंट वाली, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम मशरूम्स, सम मशरूम्स, सम मशरूम, सम मशरूम। सो यहाँ पे सम की बात हो रही है यानी कि प्रोबेबल स्टेटमेंट है। यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा है, नो मशरूम्स की बात नहीं कर रहा है, या ओनली मशरूम्स की बात नहीं कर रहा है। सो एब्सोल्यूट की बात नहीं हो रही यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोबेबल स्टेटमेंट की बात हो रही है। सो अगर प्रोबेबल स्टेटमेंट है तो वहाँ पे नॉर्मली ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऑल फोर आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे सम लिखा है, हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हों जो अभी तक खोजे नहीं गए हों, बट दे कैन ग्रो इन सच एन एनवायरमेंट। तो यूपीएससी इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी ऐसे स्टेटमेंट देती है जो कि फैक्चुअली करेक्ट हो। तो पहले से ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खोजे गए होंगे जो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, तभी यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ। नेक्स्ट
सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे अदर एक्सट्रीम है। अब अगर जो फर्जी एलिमिनेशन ट्रिक वाले भैयाज हैं, अगर उनकी बात आप मानोगे, तो क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से एक ही सही होना चाहिए। बट यहाँ पे तो लॉजिक फेल कर गया, क्योंकि दोनों ही अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में ही ये पार्ट सेम है। अब वो भैया जो बता रहे थे, बोल रहे थे कि अगर इतना पार्ट सेम है, यहाँ पे इतना पार्ट सेम है, तो उन भैया का कहना था कि अगर दो सेंटेंस में इतना पार्ट सेम आ रहा है या कुछ पार्ट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। बताइए, इसमें तो दोनों ऑप्शन सही है। सो आप फर्जी टेक्निक्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। अगर आप डिपेंडेंट हुए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए आपको अपने आप को लिमिटेड रखना है टू योर स्टडी मटेरियल, टू योर नोट एंड फ्यू ऑफ दीज एलिमिनेशन टेक्निक्स जो कि प्रूवन है, जो कि हर साल अप्लाई होती हैं, जो कि हर साल जो भी टॉपर्स हैं, जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव इनफ नॉलेज एंड कॉमन सेंस एंड एबिलिटी टू फोकस इन द एग्जामिनेशन हॉल। की जो डिटेल्स हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो उनसे मिस नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप वो मिस कर दोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिंपल एज दैट। तो थर्ड स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विथ पीएच बिलो 3। तो यहाँ पे सम की बात की गई है। सो बेसिकली दीज आर प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट। जब प्रोबेबिलिस्टिक है, मतलब कि हो सकता है कि 100 में एक बार भी ये सही हो, तो भी ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। सो उस पर्सपेक्टिव से, उस लॉजिक से आप इन तीनों स्टेटमेंट को सही मान सकते हो, और तभी जाके आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑल थ्री, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ कंबाइन करेंगे, दो तीन टेक्निक्स को यहाँ पे कंबाइन करेंगे कि फ्लाई एस की बात की गई है। अब आप देखोगे, अगर आप पढ़ लेना पॉज करके, अगर आप देखोगे तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे कैन बी यूज, यानी कि एप्लीकेशन की बात हो रही है। फ्लाई एस क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी है टू यूज वेस्ट harmful products that come out of a power plant for a productive purposes, for construction, for development, जिससे कि पोल्यूशन भी कम हो, एनवायरमेंट को जो नुकसान होने वाला था वो भी कम हो, साथ में ही जो ये अनवांटेड मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज कर पाए फॉर डेवलपिंग सम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है एप्लीकेशन की। अब जैसे ही आपने ये टेक्निक लगाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एंड 2 तो सही होंगे ही। आप देखो कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे 1 एंड 2 दोनों दिए ही है, तो आपको मिल के आएगा सिर्फ ये ऑप्शन। तो आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वाला एस्पेक्ट सही होता है। अब क्योंकि कैन बी यूज लिखा है, तो ये भी एक तरह से प्रोबेबिलिस्टिक है कि कैन बी। अब अगर ये थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक कीवर्ड है यहाँ पे, ओनली, कि फ्लाई एश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट, यहाँ पे अनदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। अब आपको पता ही होगा कि क्योंकि ये एक तरह से टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बाहर आता है पावर प्लांट से, जब सब्सटेंस ही टॉक्सिक है और उसको ही मिनिमाइज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको, ऑब्वियस है कि इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे ही। तो कॉमन सेंस अगर आप यहाँ पे लगाओगे, तब भी ऑप्शन 3 आपका एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही आपने ऑप्शन 3 एलिमिनेट किया, तो आपके पास ए और बी दो ही ऑप्शन बचते हैं। और जैसे ही आपने पहला टेक्निक लगाया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है किसी टेक्नोलॉजी का, तो वहां पे सारे एप्लीकेशन नॉर्मली सही होते हैं। उसका भी अगर आपने यूज किया, तो आप एक राइट ऑप्शन तक बहुत ही सिंपल तरीके से पहुंच सकते हो, विच इज 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या है, विथ रेफरेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल which of the following statement is are correct? They can be used to generate electricity, they can be used in bioremediation, they can be used in controlling soil borne plant pathogen। अब यहाँ पे भी देखिए एप्लीकेशन की बात हो रही है कि क्या क्या वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप उसका यूज करोगे, तो यहाँ पे देखोगे सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एप्लीकेशन की बात हो रही है साइंस एंड टेक में, कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं इन रियल लाइफ। तो उसकी बात हो रही है, तो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे सही होंगे। फ्रॉम दैट लॉजिक दिस विल बी द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर आते हैं, विच इज एक्सट्रीम वर्ड स्लैश स्टेटमेंट रूल। अगर एक्सट्रीम वर्ड होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो नॉर्मली वो क्वेश्चन गलत होता है। अब जितने भी टेक्निक्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये 100% टाइम सही नहीं होते हैं। 10% टाइम ऐसा होगा कि ये टेक्निक्स काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टेक्निक्स आपको तभी लगाना है जब आपके पास सफिशियंट नॉलेज बेस हो, साथ में कॉमन सेंस हो, आप डिटेल्स को समझ पा रहे हो, जो क्वेश्चन में डिटेल्स दी गई हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एंड आफ्टर दैट यू आर यूजिंग मल्टीपल एलिमिनेशन टेक्निक्स, जो कि मैंने आपको बताया अभी तक, इन अ लॉजिकल फैशन, इन अ लॉजिकल मैनर, कंबाइन कर रहे हो आप डिफरेंट टेक्निक्स को, और अगर जरूरत पड़ रही है टू रीच टू करेक्ट आंसर लॉजिकली, तब जाके आपके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे। तो ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आपका करीब है। और अगर आप फेक एलिमिनेशन टेक्निक या फिर अनप्रूवन टेक्निक्स का यूज करके अपना एग्जाम दिया आपने, तो आपको नॉलेज होने के बाद भी आप खुद को डाउट करोगे,
और बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करके आओगे इवन दो यू हैव नोन द आंसर फ्रॉम द बिगनिंग। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप वही टेक्निक्स यूज करो जो आपको समझ में आता है, जिसका कोई लॉजिकल रीजनिंग है, जिसका कोई लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, एंड साथ में अपने नॉलेज को आपको ज्यादा ट्रस्ट करना है, ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद ये सारी टेक्निक्स आती हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी कि 10 से 15 नंबर ज्यादा लाने में। बाकी के जो नंबर है आपको खुद के नॉलेज के बेस पे लाना पड़ेगा। ये टेक्निक्स सिर्फ आपको हेल्प करेंगी 10 से 15 या 20 नंबर ज्यादा लाने में, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, जिससे कि कट ऑफ के ठीक ठाक नंबर ऊपर आप पा सके। तो ये रोल है उनका। एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल ये नहीं कि आपको क्वालिफाई ही करा दें यूपीएससी एग्जाम, इनका काम है आपको हेल्प करना। So take it as a help, not as a one-time solution to qualify UPSC examination. So ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सट्रीम वर्ड्स का भी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्सट्रीम वर्ड या कोई एक्सट्रीम सेंटेंस दिया गया है तो वो नॉर्मली गलत ही होता है, वो नॉर्मली सही नहीं होता है। अब यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स की बात की गई है। नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, डू नॉट लिखा है यहाँ पे। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नहीं एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो यहाँ से ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे सम मेटेलिक ऑक्साइड्स लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा आप। सो एक प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट है। सो देख रहे हो आप यहाँ पे दो टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, एक तो क्या है एक्सट्रीम स्टेटमेंट और दूसरा क्या है प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट, और दोनों का यूज करके आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, विच इज बेसिकली ऑप्शन बी। क्योंकि जो प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट होता है नॉर्मली वो सही होता है, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं नॉर्मली वो गलत होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। With reference to monazite, consider the following statement. Monazite is a source of rare earth. Monazite contains thorium. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. अब यहाँ पे जो ये वर्ड है ना entire, अब यहाँ पे जो ये वर्ड entire है, अगर आपके पास attention to details है तो आप इसको तुरंत पकड़ोगे। साथ में आप समझ पाओगे कि ये एक तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे इंडियन कोस्टल रीजन को बोल रहा है कि वहां पे मोनाजाइट सैंड पाई जाएगी, जो कि सही नहीं है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कोई भी एक रेयर अर्थ का जो सोर्स है वो हर जगह तो नहीं मिल सकता है। अगर हर जगह मिलता तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स होते जिनको कि इंडिया यूज करके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को बना रहा होता। बट अभी क्या है कि इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है चाइना से और बहुत सारी अलग कंट्रीज से। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स। सो वहां से अगर आपने एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया तो ये ऑप्शन गलत जाता है, यानी कि आपने इसको हटा दिया। जैसे ही आप इसको हटाओगे वैसे ही आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, विच इज बेसिकली 1 and 2 ओनली। सो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप राइट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन द केसेस ऑफ ऑल सीरियल्स, ऑल की बात हो रही है, ऑल सीरियल्स पल्सेस ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गए, एक तो अनलिमिटेड एंड देन ऑल। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, इन द case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT at a level to which market price will never rise. तो यहाँ पे never एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। देन तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो भी होते हैं वो नॉर्मली सही नहीं होते हैं। सो जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं वो नॉर्मली गलत होते हैं। अगर ये टेक्निक का यूज करते हो आप तो आप ऑप्शन डी तक पहुंचते हो। अब इसका लॉजिकल रीजनिंग सिंपल है कि नॉर्मली जो सोशल साइंसेज में होता है वहां पे कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, वहां पे कभी भी एक्सट्रीम नहीं होता है। तो उस लॉजिक से आप कभी भी एक्सट्रीम सेंटेंस देखो, एक्सट्रीम वर्ड देखो, तो आप उसको गलत मान सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। सो आर्ट एंड कल्चर से भी देखिए आप कि विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्छवाटा डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे जो ओनली लगा दिया इन्होंने, ये क्या है, ये है एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट। जैसे ही आपने ऑप्शन 2 को हटाया आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो या तो ए होगा या तो बी होगा। तो यहाँ पे आपको 50-50 रूल का यूज करना है। क्या 50-50 तक पहुंच गए, और उसका यूज करके इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है और आपके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने इस टेक्निक का यूज किया तो जो आंसर है वो करेक्ट होने का चांसेस आपका बढ़ जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि कैसे मल्टीपल रूल्स को कंबाइन करके आप राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं आर्ट एंड कल्चर से ही। विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ठीक है, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस। देखिए ओनली लिखा है यहाँ पे, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई एक डांस हो रहा है, सॉन्ग भी है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वो काम किया जाए। तो लॉजिकली भी ये सेंटेंस गलत लगता है। साथ में ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे दिया गया है ओनली। तो उस टेक्निक के थ्रू भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको एलिमिनेट किया वैसे या तो 1 सही होगा या फिर
नीदर वन नॉट। सो अगर आप 50-50 का रूल कर लगाते हो तो भी सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा भी पता है मणिपुरी संकीर्तना के बारे में तो आपको पता होगा कि ये डांस एंड सॉन्ग होता है। तो वेरी बेसिक नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। विथ रेफरेंस टू डुगोंग ए मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्या है? इट इज a herbivorous marine animal। ठीक है, इट इज फाउंड along द इंटायर coast ऑफ इंडिया। इंटायर coast, अब ये इंटायर जो है ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सो इसका यूज करके भी हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत होगा। और जैसे ही हम ये ऑप्शन गलत पाते हैं वैसे ही 50-50 रूल का यूज करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। तो ये हो गया कुछ टेक्निक्स कि कैसे आप इन सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। अब ये टेक्निक्स वेल प्रूवन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रूवन टेक्निक्स हैं ये। और ये आपको इसलिए अप्लाई करना है जिससे कि आपके 15 से 20 नंबर बढ़ जाएं। आपको इन टेक्निक्स का यूज करके सिलेक्शन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको इनके भरोसे ही 100 नंबर ले आने हैं या 120 नंबर ले आने हैं। आपको अपने भरोसे, अपने नॉलेज के भरोसे 100 नंबर लाने हैं। बाकी के जो 20 नंबर है उनको बढ़ाना है इन टेक्निक्स का यूज करके। तो बस इनका इतना ही रोल है। अब इसको आप सही से यूज कर सको इसलिए पांचवा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज बेसिकली कॉमन सेंस एंड अटेंशन टू डिटेल्स। अब नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है कि आप दोनों ही लूज कर जाते हो। अटेंशन टू डिटेल आप लूज कर जाते हो क्योंकि आप प्रेशर सिचुएशन में फोकस नहीं कर पाते हो, या फिर जो माइन्यूट चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको आप मिस कर देते हो। वो आपके आंख के सामने से गुजर जाती हैं जल्दबाजी में, और वहीं आप क्वेश्चंस को सही से कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते हो और रॉन्ग ऑप्शन पे क्लिक करके आते हो। कॉमन सेंस भी खिड़की से बाहर चला जाता है क्योंकि आप प्रेशर सिचुएशन में हो और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कॉमन सेंस में क्या है कि आपको अपने कॉमन सेंस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। दिक्कत क्या आती है, क्योंकि आपने इतने सारे बैगेजेस ले लिए हैं, इतने सारी टेक्निक्स आपने सीख ली हैं कि आप अपने आप को ना ट्रस्ट करके उन टेक्निक्स पे ट्रस्ट कर रहे हो ज्यादा। सो अपने कॉमन सेंस को आप बैक सीट पे भेज रहे हो और किसी ने आके वीडियो बना दिया यूजिंग फ्यू सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स जो कि जस्टिफाई कर रहे हैं उस बात को। सो ये क्या है? ये एक जस्टिफिकेशन बायस है, एक कंफर्मेशन बायस है। बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्टेन टेक्निक्स, और आपका कंफर्मेशन बायस स्ट्रांग हो सके उसके लिए कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दे दिए। उससे आपका नुकसान होगा। उससे क्या होगा कि आप अपनी नॉलेज को चूज नहीं कर पाओगे, अपनी नॉलेज को प्रायोरिटी नहीं दोगे, रादर उन टेक्निक्स को प्रायोरिटी दोगे। और यूपीएससी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो टेक्निक्स के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम करे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यू हैव टू फोकस ऑन द रिवीजन पार्ट, फोकस ऑन योर नोट, डोंट ओवरली फोकस ऑन दीज टेक्निक्स। ये टेक्निक्स को आप समझिए, हेल्प करेगा आपको, बट ओनली टू फेच 10 to 15 more marks, only to reduce your chances of marking incorrect answer in the question paper, even though you know enough about the answer। so आपको अपने नॉलेज को कैसे यूज करना है उसमें हेल्प करेंगे ये सारी टेक्निक्स। तो आपको उसके लिए ही यूज करना है। तो ये कॉमन सेंस है, जो अटेंशन टू डिटेल्स है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और इसके बाद ही आपके पास क्या होगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा तो आप करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और जब आप करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इसलिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट क्वालिटी टू हैव इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये रहेगा ना तो आपके 15 से 20 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल है, अटेंशन टू डिटेल का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन के बाद आते हैं और रो रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे गलत कर दिया, ये तो नींद में भी मैं सही कर सकता हूँ। गलत क्यों होता है? क्योंकि आप कॉमन सेंस भूल जाते हो, आप दूसरों के बताए हुए ज्ञान पे ज्यादा ध्यान देते हो, अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं कर पाते हो, डिटेल्स मिस हो जाती हैं आपसे। कई बार आप नोट को पढ़ना भूल जाते हो क्वेश्चन में, कई बार ओनली भूल जाते हो कि ओनली तो लिखा गया था। तो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी एक्सटिव स्टेटमेंट पे हमें गलत करना था। तो बहुत सारी गलतियां आप करते हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इन टेक्निक्स को अच्छे से समझो। अब ये 5 ही टेक्निक है बस। इन पांचों टेक्निक को आपने अगर मास्टर कर लिया तो आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। बट इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपने 50 टेक्निक समझ ली, आपका खुद का ज्ञान बैकसीट ले लिया, पीछे रह गया, आप उन 50 टेक्निक्स का यूज करने पे लगे हो इन द एग्जामिनेशन हॉल, और टाइम कब निकल गया आपको पता भी नहीं चला। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो गए क्योंकि आप नॉलेज पे फोकस ना करके एलिमिनेशन टेक्निक पे फोकस कर रहे हो। कैसे मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगा दूं? क्योंकि मैंने देखा है वीडियो, क्योंकि इतने लोगों ने बताया है मुझे कि ये एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे काम करती है, इस क्वेश्चन में ऐसे काम करेगी, ये वर्ड दिख जाए तो ये लगा देना। सो आपका पूरा फोकस हो जाएगा ऑन यूजिंग दोज एलिमिनेशन टेक्निक इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन ब्रेन, using your own knowledge, your own understanding, your own subconscious. You will focus more on using the techniques that were suggested by some YouTuber, जो कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में ही अप्लाई होता है, हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। और यूपीएससी एलिमिनेशन टेक्निक से बेस पे पेपर नहीं बनाती है, वो पेपर बनाती है टू चेक योर नॉलेज, टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, टू चेक वेदर यू कैन हैंडल प्रेशर और नॉट, टू चेक वेदर यू कैन फोकस ऑन द डिटेल्स और नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट सो इजी। सो यूपीएससी इन सब चीजों के लिए एग्जाम लेता है। तो आपको इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, आपको हेल्प लेना है, दे आर टूल्स, दे आर इन्फ्लुएंसेस
that has been generated over the years. So they will be helpful to you, but only when you have knowledge, only when you have common sense, only when you can apply these techniques using your knowledge, तभी आपके काम आने वाली है. So अगेन मेरा यही सजेशन है कि आप इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फोकस मत करो. अप्लाई दीज थिंग्स इन द एग्जामिनेशन हॉल whenever you feel, your knowledge feel, your subconscious mind says कि हाँ इस पे ये टेक्निक अप्लाई हो सकती है या मुझे करना चाहिए. आंख बंद करके आपको ये टेक्निक्स अप्लाई नहीं करनी है, चाहे ये टेक्निक्स हो या कोई भी टेक्निक. यू डोंट हैव टू अप्लाई बाय क्लोजिंग योर आईज कि हाँ ये वर्ड मुझे दिख गया तो अब मैं टेक्निक लगा दूं. थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो दैट इज माय लास्ट सजेशन कि बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, स्पेशली इन द कमिंग फ्यू डेज, क्योंकि अभी आप बहुत प्रेशर में हो एंड यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. और वीडियो बनाने वालों को ये पता है, सो दे वांट टू ग्रैब योर अटेंशन, दे वांट टू फीड यू दोस शॉर्टकट्स, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. सो आप उनको सो आप उनसे बचिए. आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पे, रिवीजन पे. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, उन पे आप रिवाइज करिए. इन टेक्निक्स को भी आप समझिए, जो भी 4-5 टेक्निक्स हैं इनको आप समझिए और यूज करिए wherever needed, but don't use them in all the questions. I'm again repeating myself again and again, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. आपकी पूरे साल की पढ़ाई खराब हो जाएगी अगर आपने अभी से चीजों को सही से हैंडल नहीं किया. So be careful about these things. So that's all for today. Thank you for joining. All the very best. जय हिंद.